हेलो बच्चों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि अभी फिर से कोई नया टाइम आएगा आपके पास, तो फिर आप गलती पर या गलत फहमियों पर जी रहे हैं। क्योंकि आप सभी के बीच में आर ओ बोले तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और आपके बीच में यूपी पीसीएस, जिसे आप लोग यूपी पीएससी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी पीएससी कह देते हैं। 2024 की एग्जाम डेट आप सभी के सामने आ गई है। कौन सी? 17 मार्च आ चुकी है ना, 17 मार्च। और आर ओ की डेट कौन सी आ चुकी है? तो आप सभी भी के बीच में 11 फरवरी। अगर अच्छा पेपर गया तो फरवरी डेज मनाएंगे आप ना, और अगर इधर अच्छा पेपर गया तो होलिका दहन अच्छा करेंगे अच्छे से। तब आप घर जाकर के अपना सप्ताह खान मतलब 4 से 5 दिन की छुट्टियां ले सकते हैं आराम से, और फिर मेंस पर लग सकते हैं। और इधर अच्छा गया तो आप 2 दिन का ब्रेक लेकर के मेंस की तैयारी पर लग सकते हैं ना, क्योंकि रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स देना बड़ा अनिवार्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि थकान और प्रेशर से थकान आना वो एक अलग ही थकावट होती है। आप एग्जाम के अगले दिन एकदम सुस्त रहते हैं कि नहीं, आज आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। हो जाता है शरीर, क्योंकि एग्जाम कैसा गया ये आप इस पेपर पर और आपके शरीर पर और आपके मानसिकता पर तय करेगा। तो पढ़ते रहेंगे तो बेहतरीन पेपर जाएगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी के 60 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? हिंदी के कितने क्वेश्चन आने हैं? हिंदी के 60 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप लोग कहें तो हिंदी पढ़ा दी जाएगी 60 क्वेश्चन के लिए। आपके क्या पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे भाई, 500-400 क्वेश्चनों का, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जीएस कितने नंबर की आनी है, तो जीएस 140 नंबर की आनी है। कितनी? 40। और हिंदी के लिए 60 नंबर के लिए 60 मिनट आपको मिलता है समय, है ना। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, सुबह 9:30 से 11:30 ये वाला पेपर होता है। तो आप सभी लोग इसके लिए कितना समय, तो 2 घंटे का आपका समय मिलता है ना 140 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपने बहुत अच्छी पकड़ हिंदी में बना ली है, किसमें? हिंदी में, तो आप 60 में 55 प्लस सही कर सकते हैं। कितना? 55 प्लस 55 प्लस सही कर सकते हो। अगर जीएस आपकी ठीक ठाक है तो आप देखेंगे कि जीएस में 140 क्वेश्चनों में आप 80 तक जा सकते हैं, 80 प्लस या 80 के एबव तक आप पहुंच सकते हैं, अगर ठीक ठाक स्थिति है तो, है ना। और जो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं तो बिना पढ़े 65 ले आता हूं, मैं पढ़ लूंगा तो आराम से मेरे 80 आ जाएंगे। नहीं आएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आराम से 65 ले आता हूं बिना पढ़े, और मैं अगर 15 दिन पढ़ लूंगा तो 80 आ जाएंगे, कतई नहीं आने वाले हैं। और इस यहां से एक एक नंबर बढ़ाना, एक एक नंबर आपका बढ़ाना ना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी एक नंबर से आप लगातार फेल होते रहते, एक नंबर से मात्र। तो आपको क्या करना है? हाँ बिल्कुल, आप 60, 65, 140 में तुक्का भी मार आएंगे ना, तो हो सकता है आपके 60, 65 सही हो जाए, 60 तक। लेकिन उसके आगे सही करना आपके लिए नामुमकिन होता है। लेकिन तुक्का क्यों मारना? मेहनत करो, जम कर पढ़ो। ये मेहनत आपकी क्या होती है? रंग लाती है। तो इस मेहनत पर अपनी काबिलियत दिखाएं, पेपर पर अपनी काबिलियत दिखाएं। आपको दुल्हन तिलहन से संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन आंसर कराए गए। आज हम लेकर आए आपके बीच में रेशम। किसको लेकर आए? रेशम ना, रेशम लेकर आए। तो अब रेशम से संबंधित बातचीत आज करने वाले हैं। तो पहले आपको वही प्रक्रिया की थ्योरी बताई जाएगी, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो आइए शुरू करते हैं रेशम के बारे में। तो रेशम से संबंधित पहला क्वेश्चन, पहली बात कही गई कि केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कहा गया वैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। इतना याद रखना है। कहा गया भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में सहतूत, इतना याद रखो, सहतूत, टसरीरी और मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। एक भारत ही विश्व में ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। भले चीन नंबर 1 पर है, लेकिन हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे, रेशम रसायन
रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात का आपके कौन सा इल्ली द्वारा निकाले जाने वाली एक प्रोटीन से बना होता है। आपका कई बार ये प्रश्न बनकर आता है कि रेशम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से, याद रखना है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पाले जाते हैं या पलते हैं ना, पाले जाते हैं ना, क्या किए जाते हैं? ये कीट आपके रेशम कीट कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पौधों पर पाले जाते हैं या पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कहा गया कोशों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है। कितने चरणों का होता है? 4 चरणों का। देखिए, जैसे अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए आप अपने आप को चारों तरफ सुरक्षित रखते हैं ना, स्वयं सोचिएगा कि अगर आपको खतरा हो कि इनसे खतरा है तो आप उनसे बच कर जाओगे। उसी तरह रेशम के जो कीट होते हैं, जिस पेड़ पर इन्हें पाला जाता है या पलते हैं, वो क्या करते हैं? आप देखना कभी रेशम के कीट जहां पाले जाते हैं, है ना, जैसे मकड़ी आपकी जाला बना लेती ना, वो भी अपनी रक्षा के लिए और बीच में रहती है ना, जो आएगा यहीं फंस जाएगा ना। इस तरह से इनका भी एक कोशो होता है, इनका नाम याद रखना है। कोशों का निर्माण करते हैं और रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। कहा गया अंडा, इल्ली, और कहा गया आपका प्यूपा है। क्या है? आपका पूपा नहीं है यहाँ पर ना, प्यूपा है। आधा पा फिर यू बड़ा या और बड़ा ऊ की मात्रा प्यूपा, तथा आपके शलभ। क्या है? शलभ। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे कहा गया व्यावसायिक महत्व अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम। जैसे मैंने कहा ना, रेशम से प्रश्न मिलान के लिए भी आते हैं। कहा गया केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसी कर्नाटक को आप क्या कहते हैं? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता। क्यों सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हो ना इसे? अरे बहुत अच्छे से जानते होगे ना। और कहा गया इसी के अनुसार दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। 2021 में कर्नाटक सहतूत या मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर कैटेगरी वाइज पूछा जाए कि मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन था, तो कर्नाटक था। यहाँ कुल सहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 33.43% भाग उत्पादित किया। कहा गया कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान, जो देश का लगभग 24.93% कच्चा रेशम उत्पादित करता है। तो पॉइंट कितने याद रखने, मैंने तो नहीं बताया, ये भी आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कर्नाटक नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है। अगर मलबरी या आपके सहतूत के लिए पूछा जाए तब भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। आगे आते हैं। कहा गया मूंगा रेशम असम राज्य या आपके कहा गया बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में होता है? असम राज्य में। वही असम राज्य है जहां पर आपका क्या पाया जाता है? तो वही असम जहां पर आपका नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जो आपका माजुली द्वीप है। 2016 में माजुली द्वीप को द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया है। इस राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 82% 82.84 मतलब लगभग 83% उत्पादित या हिस्सा पैदा करता है। इरी रेशम देखिएगा, कितने रेशम प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, तो आप देख लो। कहा गया इरी रेशम का उत्पादन असम में, कहां पर? असम में ही किया जा रहा है। असम में सर्वाधिक होता है। असम बोडोलैंड सहित भारत के कुल इरी रेशम उत्पादन का 75.22% भाग उत्पादित करता है। याद रखना है इरी कहां पर हो रहा है, मूंगा कहां पर हो रहा है, और आपको याद करना है कौन सा रेशम, तो आपको याद करना है कौन सा, तो आपको कुल उत्पादन में भी याद रखना है, ठीक है ना।
आगे आते हैं, आगे देखिएगा कहा गया है टसर रेशम को कहा गया ट्रॉपिकल टसर तथा आपका ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने? ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, है ना, भागों में विभक्त किया गया है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में है और ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन आपके मणिपुर में है। अलग अलग है, याद करके रखना है। कभी कभी केवल टसर रेशम पूछता है, कभी कभी ओक रेशम पूछ लेता है। कौन सा? ओक। तो टसर रेशम कहां पर है? झारखंड में। ओक टसर का उत्पादन सबसे ज्यादा मणिपुर में किया जाता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन आपके झारखंड राज्य में है। अगर संपूर्ण की टसर रेशम की बात की जाए कि संपूर्ण टसर रेशम कहा, तो झारखंड में। लेकिन अगर ट्रॉपिकल टसर की बात की जाएगी तो झारखंड में, और ओक टसर रेशम तो मणिपुर में। कहा गया आपके वन्य रेशम टसर प्लस ईरी प्लस मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम में बोडोलैंड सहित तत्पश्चात कार्यक्रम झारखंड एवं क्रमशः झारखंड और मेघालय राज्य में होता है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहां? असम में, और फिर उसके बाद झारखंड में, और फिर उसके बाद आपके मेघालय में होता है। आगे आते हैं, अब आपके आते हैं क्या? प्रश्न उत्तरी। अब बताओ कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम। सही उत्तर आपका आना है, मेरा तो नहीं आना है। क्या होगा सही उत्तर? कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? क्या करता है? रेशम पैदा करने वाला है। बताएं भाई, सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला कौन सा राज्य बनने वाला है? बताएं भाई, बोलो क्या कहोगे आप? तो आप बोलोगे कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक है। यहाँ सोचने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक एवं असम से, या पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर से। कहां से होगा? सही उत्तर का चयन करें, कहां से होने वाला है? तो आप क्या कहोगे? तो सर्वाधिक कहां से? कर्नाटक से है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका? आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। कहा गया सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो सहतूत का अग्रणी, कहा गया सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? कर्नाटक बताया ना मैंने आपको। आगे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश में, सहतूत रेशम झारखंड में, टसर रेशम आपके कर्नाटक में। कौन सा सही सुमेलित है बताना है। सही सुमेलित है तो इरी कहाँ का था? तो इरी कहेंगे आप असम का था। कहाँ का था? इरी असम का है। अच्छा, जब इरी असम का है तो फिर आपका मूंगा कहाँ का था? बताएं भाई जल्दी जल्दी। मूंगा रेशम कहाँ का था? तो मूंगा भी आपका असम का ही था। कहाँ का था? असम का ही था, मैंने अभी तो बताया। और सहतूत रेशम कहाँ का होगा? तो आप कहोगे कर्नाटक का था। कहाँ का है? तो आप कहेंगे कर्नाटक का होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बच रहा है? टसर रेशम। अब टोटल टसर रेशम में अगर आप देखेंगे तो किसका नाम आएगा? तो झारखंड का आएगा। किसका आएगा? झारखंड का आएगा। तो सही क्या हुआ? मूंगा हो गया असम का, सहतूत हो गया कर्नाटक का, टसर हो गया आपके झारखंड का, ठीक है ना। और सही उत्तर था ए, जो सही सुमेलित था। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कहा गया भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके। भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके। भारत में झारखंड, कहा गया टसर 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 रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कच्चे माल के लिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम नहीं है। कौन है? अरे आपका कर्नाटक ही है। और कहा गया भारत में झारखंड टसर रेशम का, हाँ ठीक है। भारत में मेघालय इरी का कौन सा था? असम था ना। तो सही उत्तर 1 और 3 सही है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। असम में, बिहार में, कर्नाटक में, या आपकी कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर होती है भाई बताएं?
मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, बताएं कहां पर? असम में। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी? अब यहाँ पर पर्टिकुलर इसकी बात की गई है, ओक की, है ना, ओक की, ओक टसर रेशम। तो बताओ असम था क्या, बिहार था क्या, मणिपुर था क्या, या आपका उड़ीसा था? तो मैंने बताया आपका टसर रेशम की बात आएगी तो झारखंड, ओ का टसर रेशम मणिपुर, टोटल टसर रेशम में तब भी झारखंड। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? सी उत्तर। क्या बोलोगे? तो आप कहोगे मणिपुर में ओ का टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। आगे आते हैं, कहा गया निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का क्या होगा सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या आपका पश्चिम बंगाल? सबसे बड़ा कौन सा होगा? रेशमी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? क्या बताओगे? अरे कर्नाटक, आंख बंद करके बताओगे, है ना। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आपके वही प्रश्न, बस प्रश्नों की भाषा, लैंग्वेज चेंज की जा रही है कि इनमें क्या नया किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बाकी आप सही उत्तर बता सकते हो, क्या है? कर्नाटक है। तो ये थी आपकी किससे संबंधित बात? तो आप बोलोगे रेशम से संबंधित बात। जितने भी आपके पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए रेशम से, तो मैंने आपको बता दिया। जो आपके यूपी पीसीएस, आरओ, जो स्टेट पीसीएस में प्रश्न बने हैं उनके बारे में मैंने चर्चा कर दी। आगे आप सभी के बीच में आता है बागानी फसलें। बागानी फसलों में जैसे काफी, चाय, कहवा आदि आती हैं। तो एक पहले देखते हैं, ये आपके बीच में क्या लगी हुई है भाई? हाँ, पहले एक देखेंगे तो आपके बीच में बागानी फसलों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? काफी एवं कहवा की बात करेंगे। किसकी? खूब चुस्कियां ले लेकर के आप लोग पीते हो ना काफी को। आप लोग काफी को अमृत समझते हो। क्या समझते हो? अमृत समझते हो ना। और ये अमृत क्या हो सकता है? आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसको? काफी वगैरह जो आप पीते हो, क्या पीते हो? काफी वगैरह, है ना। काफी, कहवा भी इसी को कह दिया जाता है। इसकी आप क्या लेते हैं? चुस्कियां लेते हैं खूब। काफी, कहवा, चाय, है ना। खास करके कहा जाता है महिलाओं को काफी नहीं पीना चाहिए। खास करके जो जिस चीज की बात होती मैं बता देती हूँ ना। खास करके महिलाओं को काफी नहीं पीनी चाहिए। आजकल महिलाएं, आप देख रहे होंगे, हर एक महिला को कौन सा वो रोग हो रहा है ना। हर एक महिला को, लगभग हर दूसरी महिला को तो फिलहाल हो ही रहा है थायराइड। क्या हो रहा है? थायराइड हो रहा है ना। थायराइड, थायराइड हो रहा है ना। हर एक दूसरी महिला तो पक्का मिल जाने वाली। आपके घर पर हो सकता है अगर 2-4 लोग हैं तो एक आध लोगों को थायराइड जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा। तो अगर आपके घर में काफी, चाय, है ना, इस चाय की जगह आप दूध पी सकते हो और इस काफी की जगह आप और कुछ ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नशा होता है काफी पीने का, चाय पीने का। नहीं तो कहेंगे सर दर्द होता है, हम भी पीते हैं लेकिन हद से ज्यादा नहीं पीते हैं। हाँ? अगर सर दर्द करेगा मेरा, जैसे अब लगातार चाय पी जा रही है ना, चाय आप लगातार पी रहे हो और एकाएक बंद हो रही है ना, तो एक दिन मेरा दर्द करता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप फिर मिले और चाय ना मिले। ये नहीं है कि मुझे मिलनी ही चाहिए। सर दर्द तो करेगा उस दिन तो पूरा करने वाला है, और फिर उसके बाद जैसे सो हो गए तो फिर मिले और चाय ना मिले। क्योंकि जैसे कहीं बाहर जाओ तो किसी के यहाँ चाय जो जिस हिसाब से जिस टाइम पर आप पी रहे हो नहीं मिल पाती है ना, तो आप क्या करते हो? फिर आप सोचते हो चलो नाश्ता आ गया, सीधा वही करो, बात खत्म करो। तो सर दर्द तो करता है भाई, सीधी सी बात है, लेकिन आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो आप, खास करके मैं लड़कियों की इस वीडियो पर यहाँ पर बात कर, काफी नहीं पीनी चाहिए। काफी अगर आप पी रहे हो तो आपके लिए नुकसानदेह है, आप नहीं पियो। लेकिन आजकल लड़कों से ज्यादा या आदमियों से ज्यादा लड़कियां ही काफी की चुस्कियां ले रही है ना। काफी पीने चलोगे क्या? क्यों? ठीक है, तो ना पिए तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा समस्याएं काफी से हो रही हैं। आइए, कहा गया भारतीय काफी, किसकी बात की गई? भारतीय काफी की
कहा गया गाथा जो है 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बुदन द्वारा कर्नाटक के बुदनगिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ किया था। जो आपको ये बीज दिख रहे थे ना, ये बीज है ना, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो कितने, तो आपसे हो सकता है इतिहास पौराणिक कथाएं है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग महाभारत भारत पढ़ने जा रहे हैं हम ना, पौराणिक कथाओं में ऐसी ऐसी चर्चाएं थी, ठीक है। अपने आश्रम में कौन, बाबा बुदन थे, और कर्नाटक में बुदनगिरी या बाबा बुदन की पहाड़ियां पाई जाती आज भी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या कहा गया है कि आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ होती है। 8वीं शताब्दी के दौरान काफी की वाणिज्यिक खेती हुई, प्रारंभ हो गई, क्या वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हो गई भाई, है ना। और भारत में काफी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। कहां पर, छायादार पेड़ों के नीचे। विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है आपका, ठीक है। आगे आते हैं, कहा गया है, कहा गया काफी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती, बल्कि कहा गया है सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के कहा गया चिकमंगलूर जिले में काफी उगाया गया था। कहां पर, हो सकता है आपसे पूछ ले, हो सकता है प्रश्न है एग्जामिनर कहां से बनाएगा, क्योंकि पता है एग्जामिनर भी वीडियो देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या वो यूट्यूब नहीं देखते होंगे, क्या वो यूट्यूब नहीं चलाते होंगे। अगर उनको कभी कभी डायरेक्ट क्लिक यहीं पर आया, हाँ ये बात तो सही है, इससे प्रश्न बन सकता है ना, इससे प्रश्न बन सकता है, हो सकता है वो प्रश्न बना दे, है ना। फिर मत कहना कि आपने बताया था, क्या आपका लिंक है क्या वहां तक, है ना। काफी उगाया गया था। भारत में कहवा कि 2 प्रमुख किस्में हैं, कौन कौन सी, एक तो है आपकी अरेबिका काफी, कौन सी, अरेबिका काफी है। और आप पूछते हो कि कौन सी काफी, आपके यहाँ बड़े बड़े जब रेस्टोरेंट में आप जाते हो ना, पूछते हैं आप, वो स्वयं आपसे पूछते हैं, आप जब काफी लेने जाते हो कि काफी पीने आए, कौन सी काफी मैम, कौन सी काफी आपके लिए, लिस्ट देते हैं। ये 2 तो बताइए, और इससे भी ज्यादा काफी की लिस्ट मतलब आपकी किस्में बताई जाती है ना। और एक होती है आपकी रोबस्टा पैदा की जाती है, तो एक आपकी अरेबिका और एक आपकी रोबस्टा होती है, ठीक है। 2020-21 में भारत में, विकास जी आप कमेंट करेंगे मुझे पता है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर रोज कमेंट करते हैं, है ना। मतलब आप डेडिकेट होकर पूरी बात सुनते हैं, पूरी क्लास देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और खास करके जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए तो भाई एक सलूट बनता है, मेरी तरफ से बनता है ना, क्योंकि हर कोई नहीं सुनता है। अगर आप इस बात को यहां तक सुनकर आते तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरी बात का रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है ना, कि आप इस बात को सुने कि नहीं, आप मेरा सलूट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब देना है कि यस नो, ठीक है ना। अब आप पता चलेगा आप पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो कहा गया अरेबिका और आपकी रोबस्टा पैदा की जाती है। कहा गया 2020-21 में भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 3.28% प्रतिशत उत्पादन किया गया, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहां पर है, विदेशों में अधिक है। कहा गया कहवा के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम ठंडी वाला माहौल होना चाहिए भाई, है ना। 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपके कहां पर होगी, अब आप सोचकर बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है। आवश्यकता पड़ती है। ढलवा कहा गया, जो ढाल होते हैं, ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टियों इसके लिए क्या होती, उपयुक्त होती हैं। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हो रहा है, कर्नाटक में। बोले तो कर्नाटक, अभी आप क्या पढ़े थे, रेशम भी यही पढ़े थे, है ना, कर्नाटक में। कॉफी का कहा गया प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, कैसे होता है, बीज से होता है। कहा गया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी, याद करके रखना। इसका मुख्यालय आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, याद करके रखना,
कह रहे हैं तो मतलब याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला है कहा गया भारत सरकार ने वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कहा गया संविधिक अधिनियम काफी अधिनियम 1942 की धारा आपकी 7 कौन सी धारा, धारा 7 के द्वारा काफी बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है ना, काफी बोर्ड का किस अधिनियम के द्वारा, काफी अधिनियम 1942 के द्वारा। जी क्या किए हैं मैडम जी? हम्म हम्म हाँ, क्या समझाएं आप लोगों को? यहाँ पर दिख रहा है कुछ? बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं दिख रहा होगा। उत्पादन जो आपके मिलियन टन पर है और उत्पादन मिलियन टन पर है। कहा गया राज्य जिले क्षेत्र और कहा गया आपका अंतिम अनुमान 21-22 का बताया गया है। ठीक है ना, और कहा उत्पादन मिलियन क्षेत्र आपका 21-22 है। ठीक है, दोनों में 21-22 है। हम्म, ओके, ये बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना, कहा गया कर्नाटक सबसे आगे है। कौन है? कर्नाटक आपका सबसे आगे क्षेत्र पर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका केरल नंबर आता है। किसका आता है? केरल का नंबर आता है। कर्नाटक में 2,42,650 मिलियन टन उगाया गया और आपके कर्नाटक केरल में कितना, तो आप कहेंगे 69,900 उगाया गया। कितना? 69,900 उगाया गया है। ठीक है, आगे। हाँ, इस तरह से ये थी बात, है ना। देखिएगा, ये आपके तमिलनाडु है और ये आपके गैर परंपरागत क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? गैर परंपरागत क्षेत्र आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बात दूसरी है और ये बात आपकी दूसरी है। ठीक है, अब तमिलनाडु क्षेत्र में कहा किस किस क्षेत्र पर आपकी काफी उत्पादित की जाए? कहा गया पुण्य से, नीलगिरी से, शिवराय से, अन्नामलई, और अन्नामलई कहां पर? कोयम्बटूर पर। तो वहां से कितनी? 17,970। अब कहा गया गैर परंपरागत, जैसे आंध्र प्रदेश में इतनी, उड़ीसा में इतनी, कुल में इतना। ठीक है ना, इन दोनों। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहा गया समग्र योग इतना है, 3,42,000। ठीक है, कितना? 3,42,000 है। आगे कहा गया कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र से कर्नाटक में सबसे ज्यादा ना, इनको याद, आंकड़ा नहीं याद करना है, परसेंटेज भले याद कर लो। फिर आता है आपका केरल, कितना? 18%। फिर आता है आपका तमिलनाडु, कितना? 7.6। और फिर कहा गया कुल परंपरागत क्षेत्र में आपका इतना आता है, और गैर परंपरागत क्षेत्र में 21% आता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका 1% आता है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 100% हो गए। आइए अगले प्रश्न, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ, है ना। क्या होते हैं आपके यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न, और अपने प्रश्नों का सही उत्तर देना आपका वर्क है। ठीक है। अब पहला प्रश्न रहा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब मैंने बताया है? 1976 में, 87 में, 84 में, या फिर आपके 2002 में। तो कब की गई थी ये बताना है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। कब? 1984 में। ठीक है ना, कब की गई थी? 1984। पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, कहा गया यद्यपि काफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि उनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाएगा? आइए देखते हैं। कहा गया काफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल सही बात है। कहा गया काफी बीजों के द्वारा प्रबंधित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली और कलम के द्वारा आपके प्रवर्धित की जाती है। मतलब काफी केवल बीजों के द्वारा, और चाय आपके डाली और कलम, मतलब जैसे आप कहते हो ना गुलाब की कलम लगानी है ना, कहीं से टहनी काट कर लगा दियो, है ना। तो चाय की आप चाय का पेड़ लाते हो ना, कहते हो ना चाय की कलम दे दीजिएगा, हम भी अपने घर पर लगा दें चाय का पेड़ ना। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या होंगी? सही है। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? वहीं पर रेशम उत्पादन होता है ना? कहां पर? वहीं पर आपका क्या हो रहा है? रेशम उत्पादित भी हो रहा है। क्या कहोगे? कर्नाटक होगा। आगे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कौन सा रहा है? कर्नाटक। कहा गया भारत में कावा का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 5th। तो केरल तो नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, कौन है? कर्नाटक है। आगे कहा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कौन सा ऐसा देश हो सकता है? कौन सा ऐसा राज्य हो सकता है देश का? तो तमिलनाडु की चर्चा ही नहीं की गई, केरल की गई है तो, लेकिन थोड़ा नीचे है। महाराष्ट्र की भी कोई चर्चा नहीं, तो क्या होगा? कर्नाटक है। कहा गया निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किसमें कावा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? क्या बात है, एक तरह की लगभग एक ही उत्तर सबका सही है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज और वैल्यू अलग अलग हो गई है। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे कर्नाटक ही है। कौन सा है? कर्नाटक ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया आपके चिकमंगलुरु शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कहा गया मांड्या काफी उत्पाद क्षेत्र के रूप में सुख्यात है, मतलब सुख्यात है। बताएं सही उत्तर क्या होगा? दोनों में से सही कौन सी बातें हैं? जल्दी से बताएं। देखिए पहली बात तो गलत हो गई। अभी मैंने आपको पढ़ा है कि कर्नाटक का चिकमंगलुरु किसके लिए? कॉफी के लिए। ठीक है, किसके लिए? कॉफी के लिए। बताया है कि नहीं बताया भाई? बताएं। और दूसरी बात आपकी किसके लिए? शर्करा के लिए। किसके लिए? शर्करा। मांड्या उत्पादक क्षेत्र किसके लिए? शर्करा के लिए। तो सही उत्तर क्या हुआ? दोनों गलत हो गए। कहा गया निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन ना। कहा गया चिकमंगलुरु, बाबा बुदनगिरी, कहा गया कुर्ग या आपका पुलनेस। सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएं कौन सा सही होगा? बोलो भाई जल्दी से, कौन सा सही होगा? तो आप बोलोगे ना पुलनेस नहीं है ना, इसकी चर्चा ही नहीं की गई। आपका चिकमंगलुरु, बाबा बुदन या कुर्ग या इसी कुर्ग को कोडागू भी कह दिया जाता है। लिख लो भाई, कोडागू के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से? कोडागू या कुर्ग, एक ही बात हो। पता चले कोडागू आ जाए और आप बोलो कि मैडम जी आपने तो कोडागू नहीं बताया था ना, कोडागू नहीं बताया था, ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते रहे। ठीक है, तो ये क्या थी आज के ये प्रश्न थे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाने से आप सभी लोग भी पसंद करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कमेंट या फीडबैक अपना देना चाहते हैं तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, है ना। फीडबैक आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। और अगर आप पूरा वीडियो देख कर यहाँ तक आए हो तो आप सभी लोगों को थैंक यू, है ना। और विकास जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चाय और रबर। क्या पढ़ेंगे? चाय और रबर, फिर अन्य बागानी फसलों से संबंधित जो भी बातें होंगी उनसे संबंधित बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो कल का चैप्टर आप सभी लोगों के लिए चाय, रबर एवं अन्य बागानी फसलें, तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।